नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं विद्यार्थियों। आज इस चैनल पर हम लोग एक नया चीज़ सीख रहे हैं। कल हम एक नया चीज़ शुरू किए थे। वो था टॉपिक द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन में तो हर कुछ महत्वपूर्ण है ही, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बारे में यदि हम जानने की उत्सुकता और जिज्ञासा रखें तो वाकई में एक ऐसी वो हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो आज हम आप लोग को फिर द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में कुछ नई चीज़ बताएंगे। आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और ये बार बार कहना कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये मर्यादा के खिलाफ लगता है। एक शिक्षक होने के नाते ये नहीं करना चाहिए। शिक्षक का मतलब है गुरु। और जितने भी मेरे ही देश के तो क्या, संसार के जितने भी देश हैं, जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं, वो सब पूजनीय हैं, आदरणीय से भी ज़्यादा आदरणीय हैं। शिक्षक क्यों बनते हैं? एक आदर्श समाज, एक आदर्श परिवार, एक आदर्श जीवन बनाने के लिए विधाता बनाते हैं। जैसे यदि हम लोग अब्दुल कलाम का नाम लें तो हमको नहीं लगता कि उनके सब कोई धरती पर होगा। ऐसी हस्ती थे वो। संपूर्ण जीवन शिक्षा में बच्चों के लिए, राष्ट्र के लिए कितना पवित्र जीवन था उनका। हम लोग भी चाहेंगे कि बड़ा अच्छा लगता है कि यदि हम लोग का खास कर अगर मेरे जीवन का ऐसा हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हुआ धरती पर। तो आइए हम लोग आज द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में कुछ नया चीज़ सीखें। द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। सेकंड वीडियो। आइए आज की इस वीडियो में देखा जाए कि श्री कृष्ण हमको क्या दिया और हम क्या देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण हमको क्या दिए हैं और हम क्या देने जा रहे हैं। लेने को नहीं आया धरती पर। आज हम लोग विचार करें एक नया शब्द पर, और शब्द है अटेंड, जिसका स्पेलिंग ATTEND है। क्या है? ATTEND। ये शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होने के नाते ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। इट ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। यह हमेशा अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेती है। नो प्रीपोजिशन comes between attend and the object when it means in हिंदी शामिल होना। अटेंड शब्द जो है आपका एक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका अर्थ होता है शामिल होना। ठीक, किसी चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अर्थात हिस्सा भी लेना होता है। हिस्सा लेना। तो जब अटेंड का प्रयोग हम लोग हिस्सा लेने, किसी कार्यक्रम, किसी फंक्शन, किसी पार्टी में हिस्सा लेने या शामिल होने का अर्थ प्रयोग करते हैं, ठीक, तब इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट के तौर पर कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट इसलिए चाहिए कि वाक्य का अर्थ को पूरा करना है। अटेंड
और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई विभक्ति का शब्द नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ऐसा करेंगे तो गलत है। देखिए पहले एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे रॉन्ग सेंटेंस, आई अटेंडेड टू द पार्टी। ये वाक्य गलत है। पार्टी क्या हुआ? एक फंक्शन हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। और अटेंडेड क्या हुआ? पॉजिटिव वर्ब हुआ। नियम क्या कहता है? अटेंड और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। यहाँ टू गलत है। इसका सही होगा आई अटेंडेड द पार्टी। एक और वाक्य लेते हैं, यू अटेंडेड टू माई बर्थडे। ये वाक्य भी गलत है, टू नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होगा यू अटेंडेड द बर्थडे। देखिए कितना बारीकी हम लोग गलती करते हैं। एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा अंग्रेजी व्याकरण अटेंड शब्द जो है एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होने के नाते हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ होता है शामिल होना या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो इस अर्थ में ऑब्जेक्ट और अटेंड के बीच में कोई विभक्ति का शब्द नहीं आता है। क्या नहीं आता है? विभक्ति का शब्द नहीं आता है। अगर ऐसा करेंगे तो गलत है। लेकिन अटेंड के साथ एक विभक्ति का शब्द आता भी है। अटेंड के साथ विभक्ति का शब्द आता भी है। यदि अटेंड का प्रयोग किसी दूसरे अर्थ में करें तो सवाल उठता है वो कौन सा दूसरा शब्द अर्थ है। तो अटेंड का एक और अर्थ होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। क्या अर्थ होता है? ध्यान रखना या ख्याल रखना। इसके बाद इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेगी, अवश्य लेगी। तो ख्याल रखने और ध्यान रखने और ख्याल रखने के अर्थ में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, तब इसके साथ टू आ जाता है। इट टेक्स द प्रीपोजिशन टू। ख्याल रखने और ध्यान रखने के अर्थ में अटेंड शब्द के साथ टू आ जाता है, तब वहाँ पर टू का प्रयोग करना उचित है। जैसे यहाँ देखिए रॉन्ग सेंटेंस, द टीचर asked me to attend my studies. This sentence is wrong. Yeah, this sentence is wrong because according to the rule of grammar, the word or the word attend has been used in the sense of take care of. The word attend, being a dative verb, has been used in the sense of to take care of. इस अर्थ में ऑब्जेक्ट तो आया है my studies, क्या नहीं आया है? यहाँ पर टू नहीं आया है। ये वाक्य गलत है। इसका सही होगा द टीचर asked me to attend to my studies। अब ये सही है।
तो हम अच्छे से जिक्र कर दें। हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा से अटेंड शब्द जो एक सकर्मक क्रिया, जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट के तौर पर किसी प्रकार का नाउन हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, प्रोनाउन भी आ सकता है। इसका दो अर्थ होता है, शामिल होना था ज्वाइन, और टू पार्टेक, किसी चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो जब इसका प्रयोग हम लोग हिस्सा लेने या भाग लेने या शामिल होने के अर्थ प्रयोग करते हैं, तब इसके साथ कोई भी प्रिपरेशन नहीं आता है, ऐसा कहना तो गलत है। लेकिन जब इसका प्रयोग हम ख्याल रखने के अर्थ में करते हैं, ध्यान रखने के अर्थ में करते हैं, तब इसके साथ टू आ जाता है। जैसे कि ओरल हम संडे से बोल रहे हैं, आई वॉन्टेड टू अटेंड द एनिवर्सरी पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। शुद्ध होगा आई वॉन्टेड टू अटेंड द बर्थडे, सॉरी, आई वॉन्टेड टू अटेंड द एनिवर्सरी पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। एक बार फिर से बोलते हैं कि इस वाक्य में हम लोग टू का प्रयोग कर रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू अटेंड टू द एनिवर्सरी पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर टू गलत है। शुद्ध होना चाहिए कि आई वॉन्टेड टू अटेंड द एनिवर्सरी पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ये लिए ख्याल रखने और ध्यान रखने के अर्थ में, तो देखिए गलत सेंटेंस बोल रहे हैं, यू शुड अटेंड योर पेरेंट्स। यहाँ पर पेरेंट्स के साथ शामिल होने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर अटेंड के ऊपर टू टेक केयर ऑफ अर्थ किया जा रहा है। तो यहाँ पर टू होना चाहिए, यू शुड अटेंड टू योर पेरेंट्स, है ना। बहुत बार कीजिए। फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अटेंड के बाद एक अलग शब्द लेते हैं। अलग शब्द है, अगला वर्ड है ज्वाइन, जिसको कहते हैं ज्वाइन। ये शब्द जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात सकर्मक क्रिया है। इसका अर्थ होता है मीनिंग, शामिल होना। ये शब्द जो है अटेंड के इक्विवेलेंट है। इट इज इक्विवेलेंट टू अटेंड in meaning, but different in use। ज्वाइन शब्द आपका सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब में अर्थ होता है शामिल होना। अर्थ अभिप्राय या अटेंड के बिल्कुल बराबर है, लेकिन प्रयोग में बहुत अंतर है। इसके बाद भी एक ऑब्जेक्ट आता है, it takes an object। सांग ऑब्जेक्ट तो आता है, लेकिन कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता है। सांग एक प्रिपोजिशन। इसके बाद भी कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता है। अब किस प्रकार का ऑब्जेक्ट आता है तो प्रिपोजिशन नहीं लगता है? सवाल ये उठ रहा है, इस प्रकार का ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। तो इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट सांग ए प्रिपोजिशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, अर्थात वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट आए, तब नहीं लगेगा। लेकिन when an indirect object, but when
an indirect object comes with it the preposition with comes. ज्वाइन के बाद जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन जब ज्वाइन के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए अर्थात व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट आए तब इसके साथ विथ आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, रॉन्ग सेंटेंस, आई ज्वाइन विथ माई जॉब, ये वाक्य गलत है। माई जॉब क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, कम से कम व्यक्ति तो नहीं है ना, क्या विथ नहीं होना चाहिए। आई ज्वाइंड माई जॉब, ये सही है। अब विथ कब आएगा? जब ज्वाइन के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए व्यक्ति सूचक। जैसे देखिए, आई ज्वाइंड यू, ये बात गलत है। यू क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, किसी का व्यक्ति है, यहाँ पर विथ आना चाहिए। आई ज्वाइन विथ यू, ये सही है। तो वह फिर समस्या से चर्चा कर दें कि ज्वाइन शब्द जो है आपका एक सकर्मक क्रिया है जिसका तो होता है शामिल होना या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ये अटेंड के बराबर है, अर्थ अभिप्राय में अटेंड से बिल्कुल बराबर है, लेकिन प्रयोग में अंतर है। जब ज्वाइन के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जब ज्वाइन के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए ज्वाइन के बाद, तब कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है अर्थात विथ नहीं आता है। लेकिन जब इसके साथ कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए व्यक्ति सूचक, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तब इसके साथ विथ लग जाता है। एक और सेंटेंस बोल रहे हैं, गलत सेंटेंस पहला है, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन विथ माई सर्विस, ये गलत है। माई सर्विस क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसका शुद्ध होगा आई वॉन्टेड टू ज्वाइन माई सर्विस। एक अगला सेंटेंस जो गलत बोल रहे हैं वो ये है कि यू शुड ज्वाइन योर फैमिली, ये गलत है। यू शुड ज्वाइन विथ योर फैमिली, है ना। चलिए फिर हम लोग अगला चीज़ ज्वाइन और अटेंड के बाद अगला चीज़ लेते हैं। तो अब तक हम लोग अटेंड और ज्वाइन के बारीक नियमों के बारे में पढ़े। अगला शब्द हम लोग लेने जा रहे हैं हैव। क्या है ये? हैव। ये शब्द जो है इट इज ए हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया भी है। इट इज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है। It is also a main verb, यह शब्द आपका मुख्य क्रिया भी है। बहुत अजीब लग रहा है। हैव शब्द जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है, साथ साथ एक मुख्य क्रिया भी है। बड़ा ताजुब हो रहा है कि मुख्य क्रिया कैसे हो गया भाई, है कि नहीं। तो हम लोग हैव के बारे में हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं, मतलब मुख्य क्रिया के प्रयोग की तरह इसको पढ़ने जा रहे हैं। आखिर मुख्य क्रिया कैसे होगा भाई, मुख्य क्रिया की तरह कैसे प्रयोग करते हैं।
मुख्य क्रिया देखिए, मेन वर्ब होने के नाते इसका अर्थ होता है हिंदी में लेना, खाना, पीना। तीन अर्थ होता है। एक और अर्थ होता है अनुभव करना। अच्छा, तो मुख्य क्रिया होने के नाते हैव का अर्थ होता है लेना, खाना, पीना, अनुभव करना। और अगर ये अर्थ होता है टेक, ड्रिंक, ईट और एक्सपीरियंस। इतना सारे अर्थ होता है। हमारा अंग्रेजी के विद्वानों ने, साहित्यकारों ने इतना अर्थ दिया है। जाहिर सी बात है कि जब मुख्य क्रिया है तो इसका 5 रूप होगा, V1, V2, V3, V4, V5। जाहिर सी बात है कि जब विद्वानों ने इसको कहा है कि मुख्य क्रिया भी है, तो मुख्य क्रिया होने के नाते ही आपका 5 रूप होगा। देखिए कैसे 5 रूप बनाते हैं। है शब्द जो है मुख्य क्रिया होने के नाते प्लुरल है, क्रिया का पहला रूप है। दूसरा का हो जाएगा हैड, तीसरा का हो जाएगा हैड, चौथा हो जाएगा हैविंग, और पांचवा हो जाएगा हैड। हुआ कि नहीं हुआ? पांचवा हैड। तो इसके बाद यह हमेशा ऑब्जेक्ट लेके चलता है। ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। मुख्य क्रिया होने के नाते इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। मुख्य क्रिया होने के नाते आपका सकर्मक क्रिया है। ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलेगी। इट ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। क्या करेगा ये हमारा सकर्मक मुख्य क्रिया होने के नाते सकर्मक क्रिया है, और ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलेगी। जब मुख्य क्रिया की तरह इसका हम प्रयोग करेंगे तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो हैव के बारे में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कहा गया है कि हैव शब्द जो है मुख्य क्रिया होने के नाते इसके कई अर्थ होते हैं और इसका 5 रूप होते हैं। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आती है। अब आइए हम लोग 3 टेंस में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी। पहला अर्थात चलिए इसमें हम एग्जाम्पल सबका ही प्रयोग करेंगे। पहला है हिंदी का वाक्य, मैं चाय पी लिया हूँ। मैं चाय पी लिया हूँ। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव तो हम जानते हैं कि है वो आपका एक सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया होने के नाते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है जब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के तौर पर है जब का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह करना है। क्या करना है? मुख्य क्रिया की तरह करना है। तो सब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ही, तो आई के साथ है तो नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे। यहाँ पर आई के साथ हैव आया है, तो हैव शब्द आपका सहायक क्रिया हो गया। अब इस वाक्य में जो पीना जो शब्द है आपका मुख्य क्रिया हुआ, और पीना के लिए भी बताया गया कि हैव का कई अर्थ होता है, खाना, पीना, लेना और अनुभव करना। यहाँ पर पीना का यदि हम मुख्य क्रिया का तीसरा रूप के रूप में हम हैव का प्रयोग करें, यदि मुख्य क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करें, इसका तीसरा रूप क्या होगा? हैड होगा ना। आई हैव हैड टी। तो शुरू में जो सब्जेक्ट के साथ हैव आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट के अनुसार इंग्लिश वर्ब होगा, सहायक क्रिया होगा। और है इसके बाद हैड जो आया है खाने पीने के अर्थ में मुख्य क्रिया की तरह होगा, तीसरा रूप हैड हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल है, आप खाना खा चुके थे, आप खाना खा चुके थे तो क्या बनेगा? यू हैड फूड। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ सिर्फ एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और वो है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ सिर्फ एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वो है हैड। तो यू के साथ हैड आया तो यू के साथ पहले हैड आया है तो सहायक क्रिया हुआ, लेकिन बाद में जो हैड आया है कैसे अर्थ में आया है? खाने के अर्थ में आया है, तो तीसरा कर्म हो गया। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले एग्जाम्पल लेते हैं। आप दूध ले चुके होंगे, आप दूध ले चुके होंगे। ये वाक्य किस परफेक्ट टेंस का है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 3 प्रकार का सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक विल शैल, उसके बाद है, तब जाकर बनता है। तो विल शैल और है का मुख्य क्रिया के तीसरा कर्म का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कि नियम है। तो इसको हम अनुवाद करें तो बनेगा यू के साथ विल हैव। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सा है? लेना। लेना का क्या अंग्रेजी होता है? टेक होता है, लेकिन हम लोग टेक का प्रयोग तो करेंगे नहीं, यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो लेने के अर्थ में हैड हो गया, मिल। समझ में आया? तो फिर हम अच्छा से चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हैव शब्द जो हमारे अंग्रेजी व्याकरण में कई प्रकार का क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही कहलाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो हुआ, और तीसरा का हुआ मेन वर्ब। मेन वर्ब होने के नाते इसका 5 रूप होता है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। मुख्य क्रिया होने के नाते इसका 5 रूप होता है। पहला तो हैव है ही, जो कि अपने आप में बहुवचन है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। मुख्य होने के नाते ये सकर्मक क्रिया है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। मुख्य होने के नाते ये सकर्मक क्रिया है, इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट चाहे किसी प्रकार का हो सकता है। तो मुख्य होने के नाते आपका सकर्मक क्रिया है, इसका भी 5 रूप होता है। हैव अपने आप में पहला रूप है, हैड है दूसरा का, तीसरा का हुआ, हैविंग चौथा हुआ, और 5वां हैज हुआ। इसका कई अर्थ होता है, खाना, पीना, लेना और अनुभव करना। तब इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ऐसे मुख्य क्रिया की तरह तीसरा का रूप की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज है लगता है। खाने पीने के अर्थ में फिर हम हैड का प्रयोग करेंगे, लेने के अर्थ में हैड का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट इसमें हम जानते हैं कि सभी कर्ताओं के साथ सिर्फ एक ही सहायक क्रिया लगता है, हैड। ठीक, तो फिर हम मुख्य क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे खाने पीने लेने के अर्थ में। फ्यूचर परफेक्ट इसमें 3 प्रकार के सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, विल, शैल, हैव। फिर हम लेने खाने पीने के अर्थ में हम हैड का प्रयोग करेंगे तीसरा का रूप का। एक ओरल सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं सुबह में कॉफ़ी ले चुका हूँ। आई हैव हैड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आप सुबह में पानी ले चुके थे या पानी पी चुके थे। यू हैड वाटर इन द मॉर्निंग। सभी लोग दोपहर में खाना खा चुके होंगे। ऑल विल हैव हैड फूड इन द नून। तो ये चीज सामान्य व्याकरण किताब में नहीं मिलेगा। कहा नहीं मिले? सामान्य व्याकरण किताब में नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? हैव एज ए मेन वर्ब, अटेंड और ज्वाइन। अगर इसी तरह से हम एक शब्दों को संकलन करेंगे, ऐसा ज्ञान बढ़ाएंगे, तो हमारे कंपटीशन में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, वो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ विल बी वेरी इजी टू फेस, लेकिन क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। अब तक हम लोग
3 पड़ाव की यात्रा की है। शिक्षा के रणभूमि में हम लोग 3 पड़ाव पर विजय प्राप्त की है। पहला रणभूमि का क्षेत्र था अटेंड, दूसरा का रणभूमि का क्षेत्र था ज्वाइन, और तीसरा का रणभूमि का क्षेत्र था हैव, जिसपर हम लोग खूबसूरती के साथ विजय प्राप्त किए और विजय श्री का प्रसाद हम लोग को मिला। अगले पड़ाव पर हम लोग आक्रमण करेंगे और वो अगला पड़ाव है बड़ा खूबसूरत, जो अपने आप में एक गूढ़ अर्थ के सेनाओं को समाहित किया है। अगला क्षेत्र पर जो हम लोग आक्रमण करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र अपने आप में गूढ़ अर्थ, बहुत ही बारीक अर्थ का, जाने कितने अनगिनत सेनाओं को एकत्रित करके रखा है। उस पर हम लोग को विजय प्राप्त करना है प्रयत्न से, धैर्य से। अगला वर्ड है आस्क। क्या है? आस्क। ये शब्द जो है इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। इट ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। ऑब्जेक्ट किसी प्रकार का हो सकता है। द ऑब्जेक्ट मे बी ऑफ एनी काइंड, इसके कई अर्थ होते हैं। इट बियर्स डिफरेंट मीनिंग, इसके कई अर्थ होते हैं। मीनिंग पहला है पूछना या पूछताछ करना। और अंग्रेजी में अर्थ होता है इंक्वायर। जब आस्क का प्रयोग हम पूछना और पूछताछ के अर्थ में करते हैं, इंक्वायर के अर्थ में करते हैं, तो इट टेक्स नो प्रीपोजिशन। जब आस्क का प्रयोग हम पूछना या पूछताछ करने के अर्थ में करते हैं, इंक्वायर के अर्थ में करते हैं, तब से कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आई आस्क्ड टू यू, ये वाक्य गलत है। ये वाक्य गलत है, यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए। आई आस्क्ड यू। आस्क का दूसरा का अर्थ होता है मांगना। आस्क का दूसरा अर्थ होता है मांगना, और अंग्रेजी में अर्थ होता है टू डिमांड। इस अर्थ में इट टेक्स ए प्रीपोजिशन। इस अर्थ में इसके साथ विभक्ति आ जाता है फॉर। इस अर्थ में इसके साथ फॉर आ जाता है। जैसे रॉन्ग सेंटेंस। देखिए, आई आस्क्ड योर हेल्प
आई आस्क योर हेल्प। यदि इस वाक्य का हम लोग शुद्ध अर्थ निकाले तो अर्थ ये निकला है कि मैं आपकी सहायता पूछताछ किया। अच्छा लग रहा है? नहीं ना? मैं आपकी सहायता की पूछताछ की नहीं। यहाँ पर मांगने के अर्थ में आस्क का प्रयोग किया गया है, तो शुद्ध होगा आई आस्क्ड फॉर योर हेल्प। मैंने आपसे मदद मांगी। मैंने आपसे मदद मांगी। इसका तीसरा अर्थ है, बता देना, इसका तीसरा अर्थ है हाल चाल पूछना। और अंग्रेजी में अर्थ होता है टू नो वंस हेल्दी न्यूज। इसका तीसरा अर्थ होता है हाल चाल पूछना, और अंग्रेजी में अर्थ होता है टू नो वंस हेल्दी न्यूज। ऐसी स्थिति में इट टेक्स अनदर प्रीपोजिशन आफ्टर। हाल चाल पूछने के अर्थ में इसके साथ एक दूसरा विभक्ति का शब्द आता है आफ्टर, जिसे देखिए रॉन्ग सेंटेंस। माई टीचर आस्क्ड माई वेलबींग। वेलबींग का मतलब होता है कुशल क्षेम। इसका पहला अर्थ निकाले तो अर्थ निकल रहा है कि मेरे शिक्षक ने मेरे कुशल क्षेम के पूछताछ की। नहीं, गलत है। इसका शुद्ध अर्थ निकल रहा है कि मेरे शिक्षक ने मेरे स्वास्थ्य संबंधी या कुशल क्षेम के बारे में पूछताछ किया या हाल चाल पूछा। तो बनेगा माई टीचर आस्क्ड आफ्टर माई वेलबींग। ये सही है। तो एक बार अच्छे से चर्चा कर दें। आस्क शब्द अंग्रेजी व्याकरण में एक सकर्मक क्रिया जिसको हम टाइटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आती है। इसके तीन अर्थ होते हैं। तीन अर्थ होने की वजह से इसके साथ कुछ आता है, कुछ नहीं भी आता है। जब इसका प्रयोग हम लोग पूछताछ के अर्थ में करते हैं, इंक्वायर के अर्थ में करते हैं, तब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जब इसका प्रयोग हम लोग मांगने के अर्थ में करते हैं, डिमांड के अर्थ में करते हैं, तब इसके साथ फोर आ जाता है। जब इसका प्रयोग हम लोग हाल चाल पूछने या जानने का अर्थ में करते हैं, तब इसके साथ आफ्टर आ जाता है। जैसे माई टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन। माई टीचर आस्क्ड मी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आस्क्ड द पीपल। यह हो गया पूछताछ के अर्थ में। अगला एग्जाम्पल है my friend asked for my pen. My students like Chandani, Shivangi, Rakesh asked for something extra. अब हाल चाल पूछने के अर्थ में the students asked after the teacher how he was, चाहे she was। तो इतनी बारीकी चीज़ है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया सीखेंगे।